वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं एनटीएनेट साइकोलॉजी की और यहाँ हमारा ये फर्स्ट यूनिट चल रहा है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हमने हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं और हमारा जो लास्ट वीडियो था वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर बेस्ड था और लास्ट वीडियो हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये पार्ट 1 का वीडियो था। आज की हमारी वीडियो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की सेकंड पार्ट की वीडियो होगी। आप मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो और मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर आई बटन पे मैं उनका लिंक दे दूँगी, आप आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। सो हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हमने देखा था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसका मीनिंग क्या होता है, साथ ही इसके संस्थापक कौन थे। सो हमने यहाँ पे देखा था कि मैक्स वर्दाइमर ने ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना की थी। कोलर एंड कोफका इसके सह संस्थापक थे। जैसा कि हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम करते आए हैं, किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले हम उनके संस्थापक के लाइफ स्केच को हम यहाँ पे ब्रीफ करते हैं। यहाँ भी हमने मैक्स वर्दाइमर की लाइफ हिस्ट्री को हमने देखा था, साथ ही हमने वुल्फगैंग कोलर की लाइफ स्केच को हमने देखा, साथ ही साथ हमने कोफका के भी लाइफ स्केच के बारे में हमने समझा था। साथ ही हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो मेन थीम है या हम कह सकते हैं जो मेन सोल है उसको भी हमने पॉइंट वाइज हमने देखा था। साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज अ सिस्टम के रूप में, एक सिस्टम के रूप में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का क्या योगदान है, इसकी चर्चा हमने आज की वीडियो में हमें करनी थी। एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स थे हमारे? मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विधियाँ, डेफिनेशन एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, पोस्टुलेट्स, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, नेचर ऑफ डेटा, चयन का नियम और संबंध का नियम। इन टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हम आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और उसको अगर हम एज ए सिस्टम के रूप में अगर हम समझना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमें पहले उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद हम इन टॉपिक्स पर हम आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का प्रयोगात्मक योगदान क्या रहा है मनोविज्ञान में, उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान परसेप्शन की फील्ड में रहा है। इन्होंने परसेप्शन की जो थ्योरी दी है वो आज तक की परसेप्शन की बेस्ड थ्योरी कही जाती है और उसी के अंतर्गत इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने अपनी थ्योरी का पूरा समावेश इन्होंने कर रखा हुआ है। आगे की यूनिट में हम परसेप्शन चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, वहाँ भी हमें ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमें पढ़नी होगी। यहाँ भी हम इसको डिटेल में यहाँ भी इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसको हम 5 पार्ट्स में बांट कर हम इसको पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पार्ट एंड होल साइकोलॉजी, फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इसमोफ्रिज्म एंड फील्ड डायनेमिक्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं बता दूं कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे हम फिगर एंड बैकग्राउंड की बात करें या फिर हम समग्रतिकता का सिद्धांत की हम बात करें या फिर हम परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में क्वेश्चंस आते रहे हैं और मैं बता दूँ कि हर एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपके परसेप्शन से या फिर गेस्टाल्ट थ्योरी से आपके आते ही आते हैं, तो इसका बहुत ही ध्यान से पढ़ें। इसको यहाँ पे हम 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे और हम बहुत ही आराम से रुक के हम इसको देखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट एंड होल साइकोलॉजी। अंश और संपूर्णता का नियम या फिर पूर्ण और अंश का नियम या फिर पूर्ण और अंश की साइकोलॉजी, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्टार्टिंग से ही, जब से हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तब से हम स्टार्टिंग से ही हम ये चीज़ें हम देखते आए हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इसका जो सोल है वो समग्रता पर बेस्ड है। मीन्स गेस्टाल्टवादियों ने किसी भी वस्तु का परसेप्शन या किसी भी स्टिमुलस का परसेप्शन उन्होंने उसकी समग्रता के आधार पर बतलाया हुआ है। यहाँ पे इस
पॉइंट में भी हमें यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। सो हमने इसको पॉइंट वाइज हमने करा हुआ है, सो इसको हम वन बाय वन हम देख लेते हैं। पार्ट एंड होल साइकोलॉजी, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि समग्रता तथा इसके अंशों का परसेप्शन अलग अलग होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, सपोज डैट अगर हम ट्री को देखते हैं तो हम उसको एक संपूर्णता के रूप में उसका हम परसेप्शन करते हैं। मीन्स उसको हम एक होल ट्री के रूप में हम उसको देखते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंशों की बात करें, अगर हम पार्ट वाइज की बात करें, अगर हम उस ट्री के हम तने को देखते हैं या फिर हम उसकी शाखाओं को देखते हैं या फिर अगर हम उसके पत्तों को देखते हैं, तो मीन्स हमारा वो जो अंशों में अंश के रूप में अलग अलग पार्ट वाइज हमारा जो परसेप्शन होता है वो एक हमारा अलग परसेप्शन होता है। वहाँ पे हमारे सामने एक अलग परसेप्शन हमें होता है। लेकिन अगर हम उसको पार्ट वाइज हम परसेप्शन ना करके हम उसको एक होल रूप में हम उसको देखते हैं, हम उसको संपूर्ण रूप में देखते हैं, तो हमें एक पेड़ का या हमें एक ट्री का परसेप्शन होता है। सो यही बात, इसी चीज़ को इस पॉइंट में समझाने की कोशिश की गई है कि समग्रता तथा इसके अंशों का परसेप्शन अलग अलग होता है। आगे हम देखते हैं, प्रत्यक्षणात्मक समग्रता एक तरह से संगठित समग्रता होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षणात्मक समग्रता हमारी है, मीन्स हम जो संपूर्णता के रूप में हम किसी चीज़ का हम परसेप्शन करते हैं, तो वो किसी भी वस्तु का एक संगठित परसेप्शन हमारा होता है, एक संगठित रूप में हम उसको देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि यह पृष्ठभूमि से अलग होती है। मीन्स हम किसी भी चीज़ को आगे के पॉइंट में हम फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारा ये पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो परसेप्शन होता है, हम किसी भी चीज़ का परसेप्शन एक फ़िगर के रूप में करते हैं। मीन्स हमारा जो बैकग्राउंड होता है, जो पीछे का बेस होता है, उसका परसेप्शन हम नहीं करते, हम एक आकृति के रूप में जो उभरी हुई चीज़ होती है, हम उसका परसेप्शन हम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि 700 BC में चीनी वैज्ञानिक के द्वारा की जा चुकी है। मीन्स ये चीज़ें जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बताई गई हैं, जो वर्दाइमर ने 1913 से जब अपनी थ्योरी में उन्होंने लगना स्टार्ट किया, अपनी स्टडीज़ उन्होंने करना स्टार्ट किया, तो गेस्टाल्टवादियों ने जो ये चीज़ें, ये तथ्य उन्होंने इस समय दिए। लेकिन इन चीज़ों की पुष्टि हम देखते हैं कि चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा 700 BC में ही की जा चुकी है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, मीन्स पुराने समय से ही ये चीज़ें मीन्स साइंटिफिकली भी प्रूफ होती हैं कि समग्रता इसके अंशों का योग नहीं होता है, बल्कि एक पूर्ण संगठन होता है। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा, पार्ट एंड होल साइकोलॉजी या पार्ट एंड होल परसेप्शन। हम नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन। ये परसेप्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन। जैसे हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जब हम किसी भी, अगर हम अपने परसेप्शन पे हम ध्यान दें, जब हम किसी भी वस्तु का परसेप्शन करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि हमारा परसेप्शन दो भागों में बटा होता है। मीन्स एक चीज़ ऐसी होती है जो हमें पहले दिखाई देती है या फिर जो उभरी हुई होती है, जो एक प्रॉपर एक उसका एक अच्छा शेप होता है, तो वो चीज़ हमें बहुत ही तुरंत दिखाई दे देती है। और एक पीछे की चीज़ होती है, एक बैकग्राउंड की चीज़ होती है, जो कि हम बाद में हमारा ध्यान उस पर जाता है या फिर कई बार हमारा उस पर ध्यान नहीं भी जाता है। तो यही है फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन। इसको पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परसेप्शन दो भागों में बटा होता है, फिगर एंड बैकग्राउंड, आकृति तथा पृष्ठभूमि। पहले वाले हिस्से को आकृति तथा दूर की वस्तु या कम स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को पृष्ठभूमि कहा जाता है। और इसका सर्वप्रथम अध्ययन रूबीन 1915 में किया था। रूबीन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने फिगर एंड बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट जिन्होंने सबसे पहले दिया था। और साथ ही साथ में, जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम किसी टेबल को देखते हैं, टेबल के ऊपर अगर एक फ्लावर पॉट रखा होता है, हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा परसेप्शन पहले फ्लावर पॉट पे जाता है। जो फ्लावर पॉट होता है वो एक शेप होती है, वो एक आकृति होती है, एक फिगर कहलाती है। और जो टेबल होता है उसको हम बैकग्राउंड हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा टर्म आपको समझना होगा कि अगर हम सिर्फ टेबल की बात करें, टेबल के ऊपर अगर कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ टेबल ही रखी हुई है, वहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल वहाँ पे फिगर का रूप ले लेती है, आकार का रूप ले लेती है, और जो ज़मीन है या फिर जो सतह है उसको हम बैकग्राउंड के रूप में हम परसीव करते हैं।
सो कई बार ऐसा भी मीन्स हम इससे कह सकते हैं कि ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो वस्तु आकार के रूप में होती है वो हमेशा आकार के रूप में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो वस्तु आकार के रूप में होती है वो बाद में बैकग्राउंड भी बन सकती है, और जो वस्तु बैकग्राउंड होती है वो बाद में आकार का भी रूप ले सकती है। जैसे हम इसको इस पिक्चर के द्वारा, इस फिगर के द्वारा हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, अगर इस पिक्चर की हम ब्लैक वाली फिगर को देखें तो हमें यहाँ पे दो फेस दिखाई देते हैं, दो चेहरे हमें दिखलाई देते हैं, और जो वाइट वाला स्पेस है वो हमारा बैकग्राउंड हो जाता है। मीन्स जो ब्लैक वाला स्पेस है वो हमारा फिगर हो गया और वाइट वाला स्पेस बैकग्राउंड हो गया। लेकिन अगर हम वाइट वाले स्पेस को देखते हैं तो ये हमें एक मेडल की तरह या फिर एक ट्रॉफ़ी की तरह हमें दिखाई देता है। सो हम कह सकते हैं कि जो वाइट वाला स्पेस है हमारा वो फिगर हो गया, और यहाँ पे हम ब्लैक वाले फिगर को हम बैकग्राउंड के रूप में हम परसीव कर रहे हैं। सो ऐसा भी होता है, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इसको हम पलटावी आकृति कहते हैं, या फिर इसको हम रिवर्सिबल फिगर हम कह सकते हैं। मीन्स ऐसा तब होता है जब जो आकार होता है या फिर हमारा जो फिगर होता है वो हमें बैकग्राउंड के रूप में दिखाई देने लगे, या फिर हम जो बैकग्राउंड होता है वो हमें जब आकार के रूप में दिखाई देने लगे तो उसे रिवर्सिबल फिगर कहा जाता है। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने फिगर और बैकग्राउंड के कुछ डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे देखा है, जिससे कि हमें ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो फिगर और बैकग्राउंड में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम यहाँ पे वन बाय वन हम देख लेते हैं। सो हम देखते हैं कि फिगर या फिर आकृति जो होती है उसका एक निश्चित आकार होता है। मीन्स हम कह सकते हैं अगर टेबल रखा हुआ है तो टेबल का एक प्रॉपर एक शेप होता है, एक आकार होता है। लेकिन जो बैकग्राउंड होती है, अगर हम ज़मीन की बात करें या फिर हम सतह की बात करें, तो वो दूर दूर तक फैली होती है। मीन्स उसका प्रॉपर कोई, जनरली वो कम आकार वाली होती है या फिर कई बार वो आकारहीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि फिगर जो है वो संरचित होती है। मीन्स इसका जो फिगर होता है वो एक संगठित रूप होता है। मीन्स उसका एक जो गुण होता है, जैसे अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल का प्रॉपर एक शेप होता है, टेबल का प्रॉपर एक साइज़ होता है, उस रूप में हम उसको परसीव करते हैं। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कम संरचित होती है। साथ ही साथ अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर हमें उभरी हुई दिखाई देती है। मीन्स फिगर हमेशा फिगर हमेशा बैकग्राउंड के ऊपर होती है, इसलिए हमें ये उभरी हुई दिखाई देती है और हमें फिगर का परसेप्शन पहले होता है। लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो समतल होता है, प्लेन होता है, या फिर पीछे की तरफ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि धंसा हुआ होता है। इसलिए हमें बैकग्राउंड का परसेप्शन हमें बाद में होता है, या फिर कई बार हमें बैकग्राउंड का परसेप्शन नहीं भी होता, हम फिगर पर ही हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फोकस्ड होता है। आगे हम देखते हैं कि फिगर का एक निश्चित स्थान होता है। जैसे हम टेबल की बात करें या फिर हम अगर ट्री की बात करें तो एक प्रॉपर जगह में हम देखते हैं, जैसे खाली जगह में एक पेड़ होता है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी घर के अंदर एक पेड़ होता है, ऐसा नहीं होता। मीन्स कोई भी फिगर होती है तो उसका एक निश्चित आकार होता है। अगर कोई टीवी रखी हुई है तो वो भी एक प्रॉपर एक स्पेस पे ही, प्रॉपर एक जगह पे ही, प्रॉपर स्थान पे ही वो रखी होती है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो बैकग्राउंड होता है वो अनंत विस्तार होता है। जैसे यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम स्टार्स की बात करें, हम मून की बात करें और हम स्काई की बात करें, तो जब हम स्काई की तरफ हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले मून और स्टार्स का परसेप्शन हमें होता है, क्योंकि वो हमें उभरे हुए दिखाई देते हैं, हमें वो पहले दिखाई देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि स्टार्स और मून फिगर के रूप में होते हैं, और जो स्काई है उसको वो अनंत होता है, वो उसका विस्तार बहुत ही लंबा होता है, और उसको स्काई को हम बैकग्राउंड के रूप में हम परसीव करते हैं। सो इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो फिगर होता है वो प्रभावपूर्ण होता है। मीन्स फिगर पे हमारा ध्यान बहुत ही जल्दी चला जाता है और फिगर से हम अट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन बैकग्राउंड की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। बैकग्राउंड की तरफ हम जल्दी अट्रैक्ट, कई बार हम अट्रैक्ट नहीं भी होते, या फिर हम जल्दी अट्रैक्ट हम नहीं हो पाते। साथ ही साथ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि फिगर में वस्तु गुण पाया जाता है, फिगर में ऑब्जेक्ट कैरेक्टर पाया जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में पदार्थ का गुण पाया जाता है, बैकग्राउंड में सब्सटेंस कैरेक्टर पाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फिगर में पदार्थ का गुण पाया जाता है, और बैकग्राउंड में भी पदार्थ का गुण पाया जाता है। सो आपको टिक लगाना होता है कि कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन दोनों सही है, या फिर दोनों सही नहीं है। इस तरह से आपको सही आंसर, आपको राइट आंसर आपको चूज़ करना होता है। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फिगर में ऑब्जेक्ट कैरेक्टर पाया जाता है और बैकग्राउंड में सब्सटेंस कैरेक्टर पाया जाता है।
साथ ही साथ हम फिगर की बात करें तो फिगर मेमोरेबल होता है, मीन्स हमें फिगर याद रह जाता है। अगर हम किसी के घर जाते हैं, हम वहाँ टेबल पे अगर हम कोई फ्लावर पॉट देखते हैं या फिर हम कोई टेबल देखते हैं, तो मीन्स कई बार ऐसा होता है कि सरफेस कैसा है या फिर जो ज़मीन है या जो एरिया है, बेस है, वो कैसा है, किस तरह का है, उस पर हमारा ध्यान जल्दी नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर जो चीज़ें रखी होती हैं उस पर हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि फ़िगर मेमोरेबल होता है, स्मरणीय होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो मेमोरेबल नहीं होता है। इसको हम कई बार हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं रख पाते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि फ़िगर में आकर्षण होता है, मीन्स फिगर की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड की तरफ हम अट्रैक्ट नहीं हो पाते। साथ ही साथ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फ़िगर की तरफ फ़िगर हमें हमारे नज़दीक प्रतीत होता है, मीन्स फ़िगर को देखकर लगता है कि फ़िगर जो है वो बैकग्राउंड के हमेशा आगे होता है, इसलिए हमें फ़िगर हमें अपने नज़दीक हमें दिखाई देता है, लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो हमें काफ़ी दूर प्रतीत होता है। साथ ही साथ में हमारा ये लास्ट पॉइंट है कि फिगर हमेशा संगठित होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम आकृति के रूप में देखते हैं तो एक संगठित वस्तु को ही हम फिगर के रूप में परसीव करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड असंगठित होता है। सो यहाँ पे हमने देखा, हमने फिगर और बैकग्राउंड के डिफरेंसेस हमने देखे और इसको हमने समझा। सो आई होप आपको ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा और फिगर एंड बैकग्राउंड का इंपॉर्टेंट टर्म भी आप समझ गए होंगे। सो गेस्टाल्ट थ्योरी काफ़ी लंबी थ्योरी है, सो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल में हमारे साथ आप बने रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।